हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट। मेरा नाम है गौरव शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एसएससी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम का मतलब समझते हैं। बच्चे लोग, पीरियोडिक शब्द का मतलब क्या होता है? नियमित। जैसे कि हम लोग का स्कूल जाना नियमित होता है, सुबह 7:20 को स्कूल शुरू होगा और 12:20 को स्कूल खत्म हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चे लोग बंटवारा। अब आप लोग पूछोगे क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों है? तो बच्चे लोग क्लासिफिकेशन करना जरूरी है ताकि कोई भी चीज़ की स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वक्त कम लगे, यानी टाइम बचाने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा रहेगा प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन। वैसे ही पहली बार आज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी नियमित तरीके से चीज़ों को बंटवारा करना। बट यहाँ पर वो चीज़ कौन से है? तो वो चीज़ है यहाँ पर आपके एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मैटर से। बच्चे लोग, क्या होता है मैटर? कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है और वो स्पेस लेता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई सॉरी एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। अब मैटर का सबसे छोटा चीज क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे यूनिट, और या आप लोग बोलोगे एटम, और यहां पर आप लोग ने गलत आंसर दिया। बच्चे लोग, ऐसा होता है कि मैंने पूछा आपसे सबसे छोटा चीज क्या होता है, मैंने ये थोड़ी पूछा कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम होता है, पर सबसे छोटा चीज एटम बिल्कुल भी नहीं होता। आप पूछोगे सर दोनों चीजों में फर्क क्या है, सबसे छोटा चीज और सबसे छोटा यूनिट? तो एक बात बताओ, सबसे छोटा चीज जब हम लोग ने कह दिया तो उसका मतलब रहेगा कि उससे छोटा उसके अंदर और कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक बात बताओ, अगर एटम सबसे छोटा होता तो प्रोटॉन किधर जाता, इलेक्ट्रॉन किधर जाता, न्यूट्रॉन किधर जाता? ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटम से छोटे हैं, तभी ना ये एटम के अंदर रह पा रहे हैं। यानी कि मैटर के अंदर सबसे छोटा जो चीज होता है वो एटम नहीं होता, बल्कि सबसे छोटा यूनिट जब मैंने पूछा तब आपको एटम आंसर देना चाहिए। तो एटम क्या होता है? एटम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल भी बोल सकते हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे छोटा चीज जो होता है मैटर का, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने टाइप के मैटर होते हैं? तो मैटर बच्चे लोग कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। साथ ही साथ प्लाज्मा और बोल्ट्जमैन करके कुछ रहता है, बट वो आपके काम का नहीं है। आपके काम का ये सॉलिड है, लिक्विड और गैसेस है, और तीनों के बीच का डिफरेंस बताने की जरूरत तो नहीं है। तो भी एक एक प्रॉपर्टी जो हम सबको मालूम रहनी चाहिए, क्या कि जो सॉलिड रहता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उनका डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम लेता है। और क्या नाम है इसका? लिक्विड का क्या रहता है? डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं रहता, लिक्विड को आप जोन से शेप में डाल दोगे उसका वॉल्यूम वो उस चीज का ले लेगा। और गैस का तो ना ही डेफिनेटली शेप रहता है और ना ही वॉल्यूम रहता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बच्चे लोग कि कंपाउंड और अच्छा ये वाला, ये बेसिक थोड़ा, एटम से मिलकर बनते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है आपका एलिमेंट, और जब 2 एलिमेंट मिलते हैं तब बनता है आपका कंपाउंड, और जब कंपाउंड मिलते हैं तब आपका हो जाता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है बच्चे लोग? केमिकल रिएक्शन। मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जब कुछ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो हम लोग उसे एलिमेंट कह सकते हैं, और एलिमेंट जब मिलता है तो उसको कंपाउंड बनता है। कंपाउंड एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का भी हो सकता है, और जब कंपाउंड मिलता है तो आपका केमिकल रिएक्शन होता है। आया समझ में? फिर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वो चीज आजू बाजू बदल के एक नया आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आपसे में पूछा है कि ना कंपाउंड में और एलिमेंट में क्या फर्क होता है? तो बच्चों लोग, एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहीं पर कंपाउंड में अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? बच्चों लोग, एलिमेंट्स होते हैं 3 टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स।
मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आपको पता है, मेटलॉइड्स हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोग ऑफिशियली अपना चैप्टर शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक होता है लाइक की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। तो बच्चे लोग बात है 1800 की, साल 1800 में हमारी धरती पर टोटल 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उस 30 एलिमेंट में कुछ मेटल्स थे, कुछ नॉन मेटल्स थे, कुछ मेटालॉइड्स थे। उस टाइम पे हम लोग को, साइंटिस्ट लोग को एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि ना इन्हें ना क्लासीफाई करने की जरूरत है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए डॉब्राइनर 1817 में, और उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, लाइक 1800 में तो 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उनके टाइम तक और थोड़े बहुत बढ़ गए रहेंगे। तो उस डॉब्राइनर ने क्या किया मालूम है आपको? डॉब्राइनर ने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। सबसे पहले लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्पेलिंग गलत है क्या? यहाँ आएगा मे बी। डॉब्राइनर ने बच्चों लोग 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और कहा, मतलब ग्रुप बनाते समय उसने कुछ तो माइंड में रखा रहेगा, तो उसने ग्रुप ये देख के बनाया कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम सेम है। लाइक जो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी उनका उसने ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप। और ग्रुप बनाने के बाद उसने मेन चीज ये कहा कि जो समझो A, B और C 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया ना, उसने ग्रुप बनाने के बाद ये चीज कहा उसने कि जो A का और C का एटॉमिक मास का एवरेज रहेगा। क्या बोला मैंने? A का और C का जो एटॉमिक मास का एवरेज रहेगा, यानी A प्लस C, एवरेज निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो इक्वल रहेगा B के। किसके? B के। यानी डॉब्राइनर जो था वो एटॉमिक मास पे बात कर रहा था। किस पे बात कर रहा था? एटॉमिक मास। अब आप पूछोगे सर एटॉमिक मास क्या होता है? तो बच्चे लोग किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है ना, उसके मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे लोग बात बताओ, एटम के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसका वजन ना के बराबर रहता है, तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। निग्लेक्ट करने का मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। तो बचा क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो यही बताया था डॉब्राइनर ने। क्या उसने? पहले तो आप लोग 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दो। किसके बेसिस के ऊपर? प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर। फिर ग्रुप बनाने के बाद उसने कहा कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज रहेगा, यानी A प्लस C, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, वो इक्वल रहेगा B के। जिसने उसने एग्जांपल दिया लीना के, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल दिया। लिथियम का बच्चे लोग कितना है? मेरे ख्याल से लिथियम का कितना तो होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा कितना होता है इसका। तो सोडियम का तो बच्चे लोग 23 होता है, लिथियम का 3 होता है मेरे ख्याल से। नहीं 3 नहीं, सॉरी, कितना होता है मैं बताऊँ आपको। लिथियम का ना 6.9 दिया हुआ है और पोटेशियम का 39.1, यानी लिथियम का दिया है 6.9, पोटेशियम का दिया है 39.1। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A प्लस 6 C, तो 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2 कितना आएगा? प्लस करके देखो तो इसको 7 माइनस 39 से 46 हो रहा है, 46 हुआ ना, अपॉन 2 कितना आया? 23। और मैं ठीक से लिख नहीं रहा, 23। और यहाँ पर भी कितना लिखा है? 23। यानी कि ये आपका डॉब्राइनर ट्रायड है। मैंने आपको ये बात बताया क्या? ये जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा है ना, उसके लिए एक स्पेशल नाम है और उसे हम लोग बोलते हैं ट्रायड्स। क्या बोलते हैं? ट्रायड्स। तो ये क्या है? आपका ट्रायड। अगर आपकी ऐसी वैल्यू आ रही है तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आए, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली भी आता है, आगे पीछे भी आता है तो चलता है। तो अगर वो हो रहा है तो डॉब्राइनर ट्रायड है। बट क्या मालूम है बच्चे लोग, ये ना किसी किसी पे ही अप्लाई हो, तुक्के के जैसा था, किसी किसी पे अप्लाई हो रहा था, किसी किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसीलिए डॉब्राइनर जो था वो हमारा फेल हो चुका था। क्या हो चुका था? फेल। वैसे एग्जैक्टली फेल नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ तो क्या, कोई भी चीज में अगर कोई जो पहला बंदा होता है ना, उसके लिए बच्चे लोग डिफिकल्टी होता है। समझो कि ये क्लासिफिकेशन के फील्ड में, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के फील्ड में पहला बंदा था। इसने टॉपिक तो उठाया, इसने एक क्या बोलते हैं रेस तो शुरू की। इसके बाद देखो कितने लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं आए। हाँ वैसे आज तक वैसे कुछ ना कुछ होता है, तो आप लोग का भी मन करे तो आप क्लासीफाई कर सकते हो अपना कोई प्रॉपर्टी देके, सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो अगला हमारा एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है बच्चे लोग? न्यूलैंड, जॉन लैंड, क्या तो नाम है इसका। अपन लोग को न्यूलैंड से मतलब है, न्यूलैंड। इसने क्या बोला कि डॉब्राइनर तू 3 एलिमेंट का ग्रुप बना रहा है, एक काम करना तू ना 8 एलिमेंट का ग्रुप बना। तो न्यूलैंड भाई ने ना 8 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया। क्या वाला, एक टाइप का टेबल टाइप भी टैबुलर फॉर्म में उसने दिया, लाइक एग्जैक्टली टैबुलर फॉर्म नहीं, बट उसने 1 2 3 4 5 6 7 8
ऐसे करते करते उसने टेबल बना दिया। अब उसने रेफरेंस कहाँ से लिया, तो ये तो अपना इंडियन बंदा तो है नहीं, इंग्लिश बंदा है, तो वहाँ पर ना ये लोग गाना का जो उनका बेसिक्स होता है, डो रे मी ऐसा होता है, जैसे अपने इधर सारे गामा पध नहीं होता है ना, वैसे उनके यहाँ पर वहाँ होता है। तो आप लोग सारे गामा से सीखते हैं। आप लोग बच्चे लोग सारे गामा बोलोगे, सारे गा मा प ध नी सा। अब जो ये 8वां बंदा आ रहा है वो फिर से सा आ रहा है ना, यानी पहला का रिपीटेशन है, तो उसने यहां से रेफरेंस लेके ये समझाया कि जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर ऐसे एलिमेंट्स को लाइन से लगा दोगे ना, ऐसे 8 वो यहां नहीं रखेगा, 8 वापस वो यहां रखेगा, तो हर जो 8वां एलिमेंट रहेगा वो पहले एलिमेंट में से प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा। उसने बोला एटॉमिक मास के ऊपर आप ऐसे एलिमेंट्स को लगा दो, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करेगा। अब इसने 8 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, इसलिए इसके ग्रुप को बोलते हैं ऑक्टेव्स। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव्स। मतलब बच्चे लोग ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट, ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट। कुछ दिक्कत बच्चे लोग? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या हुआ था मालूम है बच्चे लोग? इसका साल देख लेना, कौन से साल में किया था ये किया था बच्चे लोग 1866 में। अब क्या प्रॉब्लम हुई मालूम है बच्चे लोग? इसने ना इसके टाइम पे कुछ 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया था और एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया था और बहुत गड़बड़ किया इसने ना कोबाल्ट और निकल का ना एटॉमिक मास सेम होता है ना, दोनों को साथ में रखा। यहाँ पर वो हैलोजेंस को रखता है, आई गेस हैलोजेंस के साथ उसने कोबाल्ट और निकल को रखा, पर आयरन जो कोबाल्ट और निकल के जैसा मेटल है, लाइक उसकी प्रॉपर्टीज इनसे सिमिलर होती है, उसको उसने गैसेस में रख दिया। ऑक्सीजन सल्फर के साथ उसने यहाँ पर रख दिया आयरन को, तो ये उसमें मिस्टेक हो गई, तो न्यूलैंड भाई भी अपने फेल हो गए। आया आपको समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की तरफ, जिसका नाम है मेंडेलीव। क्या नाम है? मेंडेलीव। बच्चों लोग मेंडेलीव ना 1869 से लेकर 72 तक 3 साल में उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये टॉपिक, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चे लोग मेंडेलीव ना डॉब्राइनर और न्यूलैंड से 2-3 कदम आगे था। पूछो क्यों? क्योंकि क्या हुआ मालूम है आपको? वो लोग तो ग्रुप बना रहे थे ना, 3 एलिमेंट का ग्रुप, 7-8 एलिमेंट का ग्रुप। ये बंदे ने टेबल फॉर्म बना दिया, बड़ा सा टेबल लेके दे दिया, पीरियोडिक टेबल। इसी ने नाम दिया था पीरियोडिक टेबल, जो आज तक चलते हुए आ रहा है। मतलब नाम ऑब्वियसली टेबल चेंज हुआ है। हाँ, तो इसने ना कैसा टेबल बनाया था? मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं ना ड्राइंग बहुत गंदा बनाता हूँ, सच बोल रहा हूँ। और मैंने बहुत ट्राई किया सुधारने का, बट मेरी ड्राइंग बहुत गंदी रहती है। लाइक इसके टेबल में ना बच्चों लोग इसने 7 ग्रुप दिए। ग्रुप मतलब समझते हो? समझो कि हम लोग जब रास्ते में चलते जो खंबे होते हैं ना, वैसे एक खंबा, एक ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, ऐसे करके उसने 7 ग्रुप दिए। और कितने पीरियड दिए थे उसने? 8 पीरियड दिए थे आई गेस। कितने पीरियड दिए थे? सॉरी 12 पीरियड दिए थे। ऐसे करके उसने 12 पीरियड्स दिए थे, 1 2 3, ऐसे करते करते उसने 12 पीरियड्स दिए थे। समझ में आया आपको? 7 ग्रुप और 12 पीरियड। अब क्या हुआ इस टेबल के फॉर्म में ना, अब वो लोग से तो ये बहुत उसने फिर अपने हिसाब से एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऊपर, याद रखो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल भी बना है किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर। अच्छा, इसका मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ भी है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या बोला मैंने? ये आपको लर्न करना है, ये आता है एग्जाम में, फिल्म ब्लैंक में तो पक्का आने का चांस है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। आसान भाषा में मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो एटॉमिक मास के ऊपर बना है। सिंपल, खत्म। आया आपको समझ में? अब टेबल की खास बात क्या क्या है? अपन क्या बोलते हैं, मेरिट डिमेरिट तो करेंगे ही, पर टेबल में खास बात क्या मालूम है? कहीं कहीं पर कुछ जगह छोड़ा हुआ है और एलिमेंट उसने रखा हुआ है। अब बच्चे लोग टेबल के ऊपर ना यहाँ पर उसने क्या क्या लिखा है मालूम है? लाइक ग्रुप 1 2 ऐसा तो लिखा ही है उसने यहाँ पर, 1 2 1 2 1 2 3 ऐसा तो उसने लिखा ही रहेगा। और खास बात क्या मालूम है? उसने ना मॉलिकुलर फॉर्मूला भी दिया है, जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला। लाइक जैसे आप लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला समझते हो, मैं समझाता हूँ। मैं पूछूँ वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? आप लोग लिखोगे H2O। क्या लिखोगे? H2O। अच्छा, अगर मैं पूछूँ आपको कि अमोनिया का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे NH3। क्या बोलोगे? NH3। आप ये ना दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये दोनों कंपाउंड क्या है? तो ये दोनों कंपाउंड आप बोलोगे सर ये दोनों कंपाउंड क्या है मालूम है? कि जब
हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ ना। वैसे ही बच्चे लोग यहाँ पर ना उसने जनरल फॉर्मूला दे दिया था। जैसे जिस जमाने में पीरियोडिक टेबल बना था उस जमाने में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो नंबर होता है ना 2 3 ये नीचे नहीं लिखा जाता था, ऊपर लिखा जाता था। जैसे कि इसने लिखा है कहीं पर R लिखा है, RO2 इसने ऐसा लिखा होगा। आप इसको RO² मत पढ़ लेना। तो पहले के ज़माने में जो ये जो 2 हम लोग आज के टाइम पे ऐसा लिखते हैं ना 2 3, उस टाइम पे ये 2 3 ऊपर लिखा जाता था और आज के टाइम में नीचे। तो उसमें का कोई टेंशन मत लो आप, वो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ नहीं पड़ता है, देखो रॉन्ग हो जाएगा, पर मतलब मैं बता रहा हूँ पहले के ज़माने में ऐसे लिखा जाता था, अभी नीचे लिखा जाता है। तो ना उसने टेबल के ऊपर ना कहीं कहीं पर मोस्टली लिखा है कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा बनेगा। कितना मस्त चीज़ है, कितना सही चीज़ है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, समझो ये ग्रुप है, उसके ऊपर उसने ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर सल्फर है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो दया। इसका मतलब ये है कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा SO2। क्या होगा, SO2। कितना सिंपल है कि सोचो कितना काम का चीज़ किया है ये। वैसे इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा और मैं बता दिया। ऐसे कहीं कहीं पे उसने देखो मेरे ख्याल से और कहीं पर क्या लिखा है, ग्रुप 7 में ना इसने RH लिखा है। क्या लिखा है ग्रुप 7 में, RH। यानी इस ग्रुप में समझो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस ग्रुप के लोग जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एकदम ऐसा R मतलब यहाँ पर एलिमेंट, R की जगह बस ये चीज़ लिख दो। R की जगह Cl लिखो, ClH बन जाएगा। R की जगह F लिखो, FH बन जाएगा। R की जगह पे आप लोग Br लिखो, BrH हो जाएगा। एकदम सिंपल है कि नहीं बच्चे लोग। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ टेबल में क्या क्या समझना है। सबसे पहली बात कि जिस टाइम पे ये टेबल बना हुआ है उस टाइम पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का तरीका ऐसा होता था, यानी कि थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखते थे। आज के टाइम पे बच्चों लोग हम लोग ऐसा नीचे लिखते हैं। और आपको इसका मतलब तो समझ में आया ना। R का मतलब है वो एलिमेंट्स उस ग्रुप के, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो कैसा होता है वो आपको बताया गया है। आया आपको समझ में। चलो तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल टॉपिक खत्म। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग का मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल करेंगे और डीमेरिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं तो बोलता हूँ आज के आज आप लोग ये लर्न कर लेना, 3 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम। सो बच्चे लोग अब अपना अगला टॉपिक है मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी हम लोग मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स। 3 मार्क्स के बच्चे लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आता ही आता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग, मेरिट्स। क्या क्या होते हैं बच्चे लोग मेरिट्स। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा लिखूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला लिखा है वो है बच्चे लोग, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, the previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was changed to the correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. तो क्या मालूम है बच्चे लोग, जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाने गया, अब आप ही लोग बताओ, समझो कि मैं क्लास का टीचर हूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को मुझसे पहले टीचर्स ने अपने हिसाब से रखा था। तो जब मैं गया क्लास में, मुझे बच्चे लोग को वापस प्लेस में उनके हाइट के हिसाब से लिखना है, तो मैं उनका हाइट रीचेक करूँगा ना। तो मेंडेलीव के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेंडेलीव बच्चे लोग पीरियोडिक टेबल बनाने गया तो उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को फिर से रीचेक किया, और रीचेक करते समय उसको पता चला अरे ये जो बेरिलियम है जिसका वैल्यू ये लोग बोल रहे हैं 14.09, इसका वैल्यू तो बस 9.4 है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है आपका, बेरिलियम का जो आपका करेक्ट वैल्यू है, जो रॉन्ग वैल्यू 14.09, उसको कन्वर्ट किया गया 9.4 में, और उसका प्लेस बोरॉन के पहले रखा गया। किसके पहले रखा गया, बोरॉन के पहले। तो ये मैं शॉर्ट में लिख दिया आपको, प्लेस्ड बिफोर बोरॉन, प्लेस्ड बिफोर बोरॉन, प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। ये था आपका मेंडेलीव का पहला पॉइंट। इसी तरह बच्चे लोग अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। मेंडेलीव ने अपने टेबल में कुछ जगह खाली छोड़े थे। वैकेंट प्लेस का मतलब होता है खाली जगह। किसके लिए खाली छोड़े थे, फ्यूचर में जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे उनके लिए मेंडेलीव ने खाली जगह छोड़ा हुआ था। Three of these unknown elements were given the names एका बोरॉन,
ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, और उनके यहाँ तो एटॉमिक मास को भी प्रेडिक्ट किया गया 44, 68, 72। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वर ऑल्सो प्रेडिक्टेड। यानी क्या हो बताओ बच्चे लोग, मैं आपको समझो, 3 एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन ही था ना, हाँ। तो ये 3 एलिमेंट है। मेंडेलिव ने क्या किया मालूम है, इन तीनों के बगल में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दिया, आई मीन थोड़ा थोड़ा जगह नहीं, डब्बे छोड़ दिए, और बोला कि फ्यूचर में यहां पर कुछ एलिमेंट्स आएंगे और वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये होगा, सॉरी एटॉमिक मास ये होगा 44, 68, 72। क्या क्या होगा, 44, 68, 72, यहां तक कि उनकी प्रॉपर्टीज ये होगी। ये क्या बहुत बड़ी बात है कि नहीं बच्चे लोग। यानी ये 3 लोग थे, तो इन तीनों के बीच में जो खाली खाली जगह छोड़ा हुआ था, तो उन खाली खाली जगह पे मेंडेलिव ने नाम रखा ए का बोरॉन क्योंकि वो बोरॉन के बगल में था, ए का एल्यूमिनियम क्योंकि वो एल्यूमिनियम के बगल में था, ए का सिलिकॉन क्योंकि वो सिलिकॉन के बगल में था। फ्यूचर में वो डिस्कवर हुए और वो तीनों के नाम क्या कहते हैं, बोरॉन का नाम बच्चे लोग क्या पढ़ा, बोरॉन का नाम पढ़ा बच्चे लोग स्कैंडियम। क्या नाम पढ़ा फ्यूचर में जाके इसका नाम, स्कैंडियम। ए का एल्यूमिनियम का नाम क्या पढ़ा बच्चे लोग, गैलियम। क्या पढ़ा, गैलियम। और सिलिकॉन का नाम बच्चे लोग पढ़ा जर्मेनियम। क्या पढ़ा, जर्मेनियम। और साथ ही साथ जो इसने एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किया था वो भी करेक्ट हुआ, 44, 68 और 72। बोलो बच्चों लोग, ये लोग बड़ी बात है कि नहीं। और साथ ही साथ मेंडेलिव ने और भी कई कई जगह पे बहुत सारे खाली जगह छोड़े थे और वहां पर भी वो सक्सेसफुल हुआ। आया आपको समझ में। अब मेंडेलिव का बच्चे लोग है अपना तीसरा मेरिट। तीसरा मेरिट मतलब समझते हो ना, एडवांटेजेस, फायदे, ऐसा आप बोल सकते हो। तीसरा क्या था वाले बच्चे लोग, कुछ सालों बाद मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल बनाने के कुछ सालों बाद नोबल गैसेस डिस्कवर हुए। नोबल गैसेस ना बच्चे लोग एक टाइप के गैसेस होते हैं जिन्हें हम लोग इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। उनकी खास बात ये होती है कि ना वो किसी भी एलिमेंट से जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो लोग बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। तो वो एलिमेंट्स की खास बात क्या थी कि वो लोग इनर्ट थे। अब जैसे ही वो डिस्कवर हुए सब लोग ने मेंडेलिव को पॉइंट आउट किया, अब तो तेरा पीरियोडिक टेबल फेल हो जाएगा, अब क्या करेगा बता। तो मेंडेलिव ने क्या किया, बोला अच्छा अब क्या करूंगा मैं। तो बच्चे लोग क्या हुआ था कि जो नोबल गैसेस थे उनकी प्रॉपर्टीज सबसे अलग थी। तो मेंडेलिव ने टेबल को बिना डिस्टर्ब किए, यानी जो बेंच में स्टूडेंट्स जैसे जैसे बैठे हुए थे वहां पर किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, बाद में जो स्टूडेंट्स है उसको उन्होंने लास्ट बेंच पे, खाली बेंच पे बैठा दिया कि तुम लोग मस्ती करने वाले बच्चे लोग, तुम लोग लास्ट बेंच पे बैठो, तुम्हारे चक्कर में आगे के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वैसे नोबल गैसेस को मस्ती करने वाले हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं, लेस रिएक्टिव रहते हैं, मैंने आपको बताया ही। तो मेंडेलिव का जो 7 पीरियड थे, 7 ग्रुप थे ना, उसने एक 8वां ग्रुप डाल दिया जिसमें नोबल गैसेस को उसने सेट कर दिया। आज समझ में बच्चे लोग, देखो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। However, when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group। और उनका नाम उसने रख दिया जीरो ग्रुप। क्यों रखा जीरो ग्रुप, क्योंकि नोबल गैसेस की वैलेंसी होती है जीरो। बच्चे लोग वैलेंसी में आगे बताऊंगा, और फिलहाल के लिए जान लो एलिमेंट्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने पड़ते हैं स्टेबल होने के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं जीरो वैलेंसी। उसको हम लोग समझते हैं वैलेंसी। तो नोबल गैसेस को एक भी एलिमेंट जीरो वैलेंसी होती है उनकी, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन देने लेने की, इसलिए उनका ग्रुप का नाम दे दिया जीरो। आगे और अच्छे समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच नोबल गैसेस वर फिटेड वेरी वेल। आया आपको समझ बच्चे लोग। इसी के साथ मेरिट्स अपना खत्म हो गया। ए ये था, बी ये था और सी था आपका नोबल गैसेस, यानी जीरो ग्रुप के बारे में, नोबल गैसेस, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। आया ना बच्चे लोग समझ में। चलो अब हम लोग डीमेरिट समझते हैं। क्या समझेंगे, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स सबसे पहला डीमेरिट क्या था बच्चे लोग मालूम है कि ना, कोबाल्ट और निकल करके 2 एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास बिल्कुल सेम था। अब आप लोग बताओ, मेंडेलिव ने तो एटॉमिक मास के ऊपर अपना टेबल बनाया था। अब 2 बच्चे लोग की हाइट एकदम सेम, एकदम ही सेम, किसको आगे रखूं किसको पीछे रखूं, तो इसके चक्कर में मेंडेलिव को प्रॉब्लम हुई थी। क्या,
कोबाल्ट और निकल को बैठाने में, क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम था, दोनों का एटॉमिक मास सेम था, तो किसको आगे रखो और किसको पीछे रखो, इसमें मेंडेलीव कंफ्यूज हो गया। तो ये मेंडेलीव के टेबल का डीमेरिट था। सेकेंड पॉइंट क्या था मालूम है बच्चों लोग, मेंडेलीव के टाइम के बाद ना आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे। क्या डिस्कवर हुए थे? आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स की खास बात ये होती है कि इनका ना प्रॉपर्टीज तो सेम रहता है, एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है, पर एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे आप लोग ने सुना रहेगा क्लोरीन, क्लोरीन के 2 एटॉमिक मास होते हैं, क्लोरीन Cl35 भी होता है और Cl37 भी होता है। अब किसको किधर रखे, किसको आगे रखे, किसको पीछे रखे। साथ ही साथ आपका क्या होता है, अपने कार्बन 12, कार्बन तो भिंडी 13, कार्बन 14 बहुत होता है। तो ऐसे ही आइसोटोप्स को सेट करने में मेंडेलीव को प्रॉब्लम आया था, और यही है आपका मेंडेलीव का डीमेरिट नंबर सेकेंड। थर्ड था बच्चों लोग, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट राइज इन एटॉमिक मास बढ़ने के चक्कर में। यानी कैसे बताऊं मैं, समझो मैं टीचर हूं, मैंने कुछ बेंचेस को खाली छोड़े कि फ्यूचर में कुछ स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी हाइट ये होगी, पर कुछ कुछ एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक मास का बहुत ज़्यादा फर्क था। एक कोई एलिमेंट 21 है, उसके बाद डायरेक्ट 30 है, तो इनके बीच में कितने एलिमेंट, ऑब्वियसली हमें पता है 22, 23, 24, पर मेंडेलीव के टाइम पे वो श्योर नहीं था कि इनके बीच में, और वो एग्जैक्टली वैसा नहीं रहता ना, पॉइंट में भी रहता है ना। तो मेंडेलीव श्योर नहीं था कि भिंडी इनके बीच में टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे, मैं 2 डब्बा छोड़ूं या 3 डब्बा छोड़ूं या 4 डब्बा छोड़ूं। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? मेंडेलीव के टेबल पे मेंडेलीव ने खाली खाली जगह छोड़े थे ये सोचकर कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, पर कभी कभी 2 भारी एलिमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता था, तो वो इमेजिन नहीं कर पाता था कि इनके बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, मैं कितना जगह छोड़ूं, मैं कम छोड़ूं कि ज़्यादा छोड़ूं कि बहुत ज़्यादा छोड़ूं। आया आपको समझ में? चलो अब अपना अगला लास्ट पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ, मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ मुझे मालूम है, बट मैं एक बात बोलूँ, आप बोर्ड को इग्नोर करो, आप ना मेरी बातों पे ध्यान दो, आपका टॉपिक एकदम मस्का क्लियर होगा। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या हुआ मालूम है बच्चों लोग, ये वैसे आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब जो हाइड्रोजन था ना बच्चों लोग, माना उसका एटॉमिक मास बहुत कम था, तो उसको सबसे पहले लिखना चाहिए, जो कि आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पर हाइड्रोजन ना 2 ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा था, एकदम समानता। ए सबसे पहले ग्रुप 1, बच्चों लोग ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स थे ना, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्या क्या बोला मैंने, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये लोग के साथ तो क्या शो कर रहा था मालूम है, ये लोग जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो ये लोग क्या बनाते हैं मालूम है, ये लोग बनाते हैं LiCl, NaCl, KCl। अब हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? HCl। भाई आपको सिमिलर लग रहा है कि नहीं? LiCl, NaCl, KCl, HCl, बोलने में भी सिमिलर लग रहा है, तो इसी को हम लोग सिमिलैरिटी बोलते हैं। अच्छा इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है बताओ? लिथियम बनाएगा Li2O, सोडियम बनाएगा Na2O, पोटेशियम बनाएगा K2O। अच्छा हाइड्रोजन क्या बनाता है? H2O। बताओ ये सिमिलर है कि नहीं? तो इनके हिसाब से तो इनको कहाँ रखना चाहिए? ग्रुप 1 में रखना चाहिए, बिल्कुल। आगे सुनो, ग्रुप 7 हैलोजेंस, उनकी क्या खास बात है? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी F2Cl2 Br2, मैं सिंबल बता रहा था, I2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। वैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2। यानी अपना मॉलिक्यूलर तो डबल ढोल की निकला, वो डबल गेम खेल लिया, वो ग्रुप 1 के साथ भी सिमिलरिटी शो कर रहा है और ग्रुप 7 के हैलोजेंस के साथ। तो ये मेंडेलीव यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, बल्कि ये आज तक थोड़ा सा कंफ्यूजन है ही, बट ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ग्रुप 1 के साथ ज़्यादा सिमिलरिटी है तो उसको ग्रुप 1 में ही रखा जाता है। बल्कि ग्रुप 1 में बोले तो ज़्यादा करके ये लोग मेटल है, ये लोग मेटल है, पर हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है, इनके जैसा। आया आपको समझ में बच्चे लोग? इसी के साथ हमारा मेरिट और डीमेरिट खत्म हुआ। हम लोग ने क्या क्या सीखा बच्चे लोग आज? डॉब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव के मेरिट, डीमेरिट और मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। एक बार मस्त पे क्या आप लोग रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज के लिए रैप अप करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बचा हुआ थ्योरी कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है बच्चा, चाहो तो आज ही फटाक से 20 मिनट में और खत्म कर दूँ, बट ऐसा मुझे कहा गया है कि फटाफट नहीं खत्म करना है, थोड़ा मल्टीपल वीडियोस बनाने, तो इसके लिए हम लोग आज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे।
हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग चाहो तो वीडियो एंड कर सकते हो, बट एक समरी मेरे साथ शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक शब्द का मतलब क्या होता है? नियमित। नियमित जैसे कि हमारा स्कूल जाना, सूरज का निकलना, सूरज का ढलना। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा। अब बंटवारा क्यों किया जाता है? ताकि टाइम बचे, इफेक्टिवनेस बढ़े। तो बच्चे लोग शुरू होती है कहानी हमारी एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, वो सब तो अपने को पता है। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड भी अपने को पता है। मेटलॉइड का जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। साल था 1800। 1800 के अंदर कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 30 एलिमेंट। सबसे पहले क्लासिफाई करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम था डॉब राइनर। उसने क्या बोला कि आप 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाओ, जिनका नाम आप ट्रायड दे दो। क्या देखकर ग्रुप बनाना है? कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है ग्रुप बना दो, प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है मत बनाओ ग्रुप। और उनका नाम दे दिया उसने ट्रायड। और उसने कहा कि हर पहले और एटॉमिक मास के हिसाब से ऑब्वियसली हर पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास से एवरेज होगा, यानी A+C/2 इज इक्वल टू B, यानी जो बीच का एलिमेंट रहेगा उसके एटॉमिक मास से इक्वल रहेगा। ये कहीं कहीं पर लागू हुआ, कहीं कहीं पर लागू नहीं हुआ, यानी कि मेंडेलीव फेल हो गया। उसके बाद आया अपना इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलैंड। उसने बताया कि सुनो भाई, 3-3 से काम नहीं चलेगा, 7-7। तो उसने 7-7 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसके नीचे और 7 और 7 और 7 ऐसे करके उन्हें टेबल टाइप बना दिया उसने। और क्या बोला उसने मालूम है आपको? उसने बोला कि हर पहला और 8वां एलिमेंट जो आएगा उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। उसने भी एटॉमिक मास के ऊपर अपना दिमाग फोड़ा था। अब क्या हुआ कि ना, अच्छा इसने रेफरेंस क्या दिया? ये इंग्लिश था, ये लोग किधर क्या चलता है? डो रे मी फा सा लो ती, जो मेरे को आता नहीं है, अपने को आता है सारे गामा पा धा नी सा। सा 7वां और 8वां। और मेरा नाम है गौरव शाह। ठीक है, फालतू गिरी थी, कोई बात नहीं। तो इसने ऐसा किया, हर पहला और 8वां एलिमेंट का। इसने एग्जाम्पल भी दिया। मैं बताऊँ आपको एग्जाम्पल इसने क्या बोला मालूम है? बुक से देख के बताता हूँ। क्या बोला इसने एग्जाम्पल पे? इसने दिया था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ सेम है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सल्फर के साथ सेम है, और लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ सेम है। ऐसे करके उसने कुछ एग्जाम, वही जो जिसके नीचे आ रहा है वो उससे सिमिलर प्रॉपर्टी सेम रहेगा। और क्या, अब इसने गलती क्या की थी? कोबाल्ट और निकल को साथ में रख दिया। वो तो हम लोग को मालूम है कि उनका एटॉमिक मास का दिक्कत होता है, पर कोबाल्ट और निकल तो आयरन जैसा एक मेटल है ना, आयरन को इनसे दूर गैसेस में रख दिया। किसके साथ? ऑक्सीजन सल्फर के साथ। और इनको हैलोजन के साथ रखा। कुछ भी यड़ा है ये, मतलब बहुत फालतूगिरी किया इसने तो। और ये 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया था, जो कि बहुत कम थे। आई मीन उस टाइम पे इतने डिस्कवर हुए थे। लाइक ये फ्यूचर का नहीं सोचा, ये सोचा फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे ही नहीं। फिर आया कहानी में मेंडेलीव। मेंडेलीव ने भाई पूरा का पूरा टेबल बना दिया। 1869 टू 1872 ऐसा कुछ साल दिया हुआ है, और टेबल बना दिया तो बहुत बड़ा काम किया। पर इसने क्या गलती किया? इसने भी एटॉमिक मास के ऊपर अपना सर फोड़ दिया। और इसकी खास बात क्या थी? इसने कुछ ना जगह छोड़ दिए थे। इसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट्स को इसने टेबल में बैठाया साथ साथ खाली जगह भी छोड़ा फ्यूचर के एलिमेंट्स के लिए। टेबल में इसने पहले तो 7 ग्रुप बनाए जो ऐसे खंबे रहते हैं, उसके बाद अलावा 12 पीरियड बनाए। ठीक है, अब उसने अपने हर एक ग्रुप के ऊपर खास बात लिख दिया था, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि ये ग्रुप के एलिमेंट जब इनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा रहेगा, R2OA H2, जैसे भी वो मैं आपको समझा दिया था अच्छे से। और उस जमाने में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तरीका अलग था, आज के टाइम में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तरीका अलग होता है। आपको इसमें से लर्न क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, जो आपको लर्न रहना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स कितने कितने थे बच्चे लोग? कितने थे? क्या 3 थे। सबसे पहला क्या था कि जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाने गया तो सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास रिवाइज हो गए। तो उसने फिर से किया, क्या किया? चेक किया। तो उसको पता चला अरे बेरिलियम की वैल्यू लोग 14.09 बतानी है, तो गलत है, इसकी वैल्यू तो 9.4 होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जगह भी उसने बोरॉन के पहले करके ठीक कर दी। उसके बाद क्या था प्रॉब्लम? हाँ, इसने ना 3 जगह एकदम करेक्ट क्या प्रेडिक्शन मारा था, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, जो भी था, जो बाद में गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। एटॉमिक मास भी इसने प्रेडिक्ट किया था 44, 68, 72, बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली। फिर आया क्या? नोबल गैस डिस्कवर है, उनको भी बिना टेबल को डिस्टर्ब किया इसने 0 ग्रुप बनाया, 8वां ग्रुप, और वहां पर जाके सबको सेट कर दिया। अब डीमेरिट का सबसे पहला पॉइंट क्या? कोबाल्ट और निकल का। फिर आया क्या? नोबल गैस डिस्कवर है, उनको भी बिना टेबल को डिस्टर्ब किया इसने 0 ग्रुप बनाया, 8वां ग्रुप, और वहां पर जाके सबको सेट कर दिया। अब डीमेरिट का सबसे पहला पॉइंट क्या? कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम है, किसको आगे किसको पीछे रखे। सेकंड क्या कि आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरोन, एटॉमिक मास अलग अलग रहता है ना, किसको रखे किसको नहीं रखे भाई, बिल्कुल दिक्कत है ना। तीसरा, 2 एलिमेंट के बीच में कितने
एलिमेंट और डिस्कवर होंगे उसका कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ना भाई, तो वहाँ पर इसको प्रॉब्लम। और चौथा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ भी सिमेट्री शो करता है और ग्रुप 7 के साथ भी। ग्रुप 1 के साथ क्या, ऑक्सीजन और क्लोरीन बनाने में, और ग्रुप 7 के साथ क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में। इसी के साथ बच्चे लोग अपना चैप्टर का आधा थ्योरी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में हम लोग बचे हुए टॉपिक क्लियर करेंगे। इसी के साथ बाय बाय, मुझे मत भूलना, मेरा नाम है गौरव शाह। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी करो यार थोड़ा, बस क्या, बाय, खत्म।